चलिए दर्शकों, सीधे आपको लेकर चलेंगे भोपाल। सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर कर रहे हैं संबोधन। और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में हम काम करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर व्यक्ति को जिस तरह से हम भाषा सिखाते हैं वैसे हम एआई सिखाएं। हमारे बोल चाल में, उसके उपयोग में, उसके बारे में सबको ये जानकारी हो सके कि किस तरह से हमें एआई की ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये भी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से एआई लिटरेसी की बात कर रहे हैं। जो अगला विषय है जिसको हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, जो आगे के हमारे निर्णय हो, वो हम एक सहयोग के रूप में, हमें एजेंटिक एआई के रूप में ये बता सकें कि अगर आप ये निर्णय लेते हैं तो आपकी क्या संभावनाएं हैं सक्सेसफुल होने की, या क्या क्या इसकी विषमताएं हैं जिसके आधार पर आप काम कर पाएंगे, या उसमें कितनी आपकी चुनौती होगी जिसको आएगी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस टैलेंट को रख सकें कि हर बच्चा, इस कक्ष में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये बात कर सके कि वो एआई अनेबल्ड है, उसके बारे में ज्ञान है उसको, और वो ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका उपयोग कर सके। और इसके लिए हमें बहुत सारी मदद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है। चौथा है स्ट्रेटेजी, जो मैंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। एआई के साथ सबसे बड़ी चैलेंज है कि उसके साथ बायसेस होते हैं, उसके साथ हेल्यूसिनेशंस होने की संभावना रहती है, यानी कि आप पूछते कुछ हैं और जवाब कुछ और मिलता है, और कभी कभी गलत जवाब भी मिलता है, क्योंकि डेटा सेट अगर अच्छा नहीं है या उसका मॉडलिंग अच्छी नहीं है तो चुनौती है। और इसलिए हम पहले दिन से ये सोच रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह की होगी कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कोई हेल्यूसिनेशन और बायसेस ना हो। और इस दिशा में भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में काम कर रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय जब भी हमसे कहते हैं तो ये कहते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इसको सुनिश्चित कर सकें। आपको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश का सर्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी पर भी काम कर रहा है। तो जब आप एआई के लिए काम करते हैं तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करके आपके सिस्टम्स को, आपके मॉडल्स को हेल्यूसिनेट करने के लिए या बायसेस ना क्रिएट करे। तो हमें वो भी सुनिश्चित करना है कि जैसे जैसे हमारा एआई का यूज़ होगा वैसे वैसे हमारी साइबर सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होगी। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश सर्ट को रिकॉग्नाइज करता है एज वन ऑफ द पायनियर स्टेट्स, जो न केवल अपने स्टेट के लिए बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अन्य राज्यों को एडवाइजरी इशू कर रहा है कि किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए। वी आर एडवाइजर्स टू केरला गवर्नमेंट, वी आर एडवाइजर्स टू J&K गवर्नमेंट फॉर ए साइबर सिक्योरिटी। एंड यहाँ हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आशीष ने बताया है, बट हम इसके परफॉर्मेंस के लिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शासन की आय कैसे बढ़े। उदाहरण के लिए, अगर आप जो वायलेशंस करते हैं या टैक्स समय पर नहीं देते हैं, उसको कैसे एनालाइज करके आपके बिहेवियर से। बढ़ेंगे आगे। बलरामपुर में धान की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। ताजा मामला आपको बता दें, मडवा गांव जो है वो हुआ है। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है। पुलिस ने लगातार अपराध दर्ज किए चाइनीज़ मांझा बेचने वालों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद जो पतंग के शौकीन हैं उन्होंने चाइनीज़ मांझे का उपयोग किया और आखिरकार ये हुआ कि एक बच्ची, उसको चोट पहुंच गई। और अब इस चाइनीज़ मांझे के ऊपर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाने की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है, वरना ये चाइनीज़ मांझा ना जाने और कितने लोगों को ज़ख्मी करेगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। चलिए सीधे लेकर चलेंगे आपको भोपाल, जहां पर एआई इम्पैक्ट का एक खास कॉन्क्लेव चल रहा है। नहीं, हमारे देश की समृद्धि के लिए भी एआई बहुत महत्वपूर्ण है। जब एआई का उपयोग होता है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। यदि हमें अपने विकसित भारत का जो विज़न प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसे अचीव करना है, तो जो कैलकुलेशंस दिखाती है हमें 8 से 9% की सस्टेन ग्रोथ करनी है, और उस ग्रोथ के लिए एआई बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्व को दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर से गवर्नेंस में उपयोग करने के लिए, गवर्नेंस की बातें काफ़ी आई हैं, इसलिए मैं दूसरी बात पर कंसंट्रेट करता हूँ। जो इंडस्ट्री है, किस प्रकार से एआई का उपयोग करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। जब वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है। दूसरा, आगे आने वाली दुनिया जो है वो रिसर्च, इनोवेशन, नॉलेज की दुनिया होने वाली है। उसमें एआई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, एकेडेमिशिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है, उसके लिए एआई की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक चिंता कई बार लोग बात करते हैं कि जब एआई आएगी तो जॉब्स जाएंगे।
याद करिए जब कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू हुआ था तब भी यही बात की गई थी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऐसा नहीं होता जॉब जाते हैं, इसको टेक्निकली बोला जाता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जब एआई आएगी तो उसके साथ नई इंडस्ट्रीज आएंगी, नए जॉब रोल्स डिफाइन होंगे, तो जो एग्जिस्टिंग जॉब लॉस होंगे वो नए जॉब्स क्रिएट हो रहे होंगे। तो एज ए पब्लिक पॉलिसी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम स्किलिंग पे फोकस करें। यंग बच्चे जो आ रहे हैं उनको इस प्रकार से स्किल करें कि वो जो नए जॉब रोल्स बनने वाले हैं उन नए जॉब रोल्स के लिए वो लोग तैयार हों। और दूसरा जो जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा, आजकल कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मैंने पढ़ के अपना जॉब ज्वाइन कर लिया और मैं आई हैव अराइव्ड, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अब रोजमर्रा में जाना है और वापस आना है। नहीं, आपको हर रोज सीखते रहना पड़ेगा। आपको यदि रेलेवेंट बने रहना है, नहीं तो 2 से 3 साल में आप आउटडेटेड हो जाएंगे। लगातार एक जो कंटिन्यूअस लर्निंग की बात है, तो स्किलिंग और रीस्किलिंग ये दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एज ए पब्लिक पॉलिसी। एक और बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक पॉलिसी चैलेंज उपस्थित होता है कि जिसके पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के हथियार आ जाते हैं वो आदमी, वो संस्था, वो इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से अमीर होती है। तो ये भी माना जाता है जब प्रोडक्टिविटी तेज़ी से बढ़ती है, टेक्नोलॉजी नई आती है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ सकती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए कि एज ए गवर्नमेंट जब हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं तो हम लोगों को उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। नीति आयोग ने एक अभी रिपोर्ट बनाई है जिसमें यह माना गया है कि हमारे लगभग देश में 49 करोड़ मजदूर या जो वर्कर्स हैं वो ऐसे होंगे जिनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिसको माना गया है कि एक डिजिटल श्रम सेतु का कल्पना करके दी गई है। इस प्रकार की चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, एंश्योर करना पड़ेगा कि वो लोग बराबरी से आगे बढ़ पाएँ, रीस्किलिंग हो पाए। इसी प्रकार से जो राज्य आमदनी के मामले में पिछड़े, जो क्षेत्र आमदनी के मामले में पिछड़े, क्योंकि जो ऑलरेडी आगे हैं वो और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, तो ये गैप भी बढ़ने की संभावना रहेगी, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरा अभिषेक से बहुत बहुत विशेष धन्यवाद भी है कि आपने पिछली बार जब हम लोग की बात हुई थी तो उसके बाद 30 सेंटर्स मंजूर भी किए जिस पर अब हम लोगों ने काम चालू किया है। पर मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ये जो थोड़े से पिछड़े राज्य हैं इनकम की दृष्टि से, वहाँ इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आईटी और एआई जो है वो इट्स अ ग्रेट लेवलर ऑल्सो। जब हम लोग बात करते हैं पुराने जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, जो आगे इलाके होते, वो जो इकोसिस्टम डेवलप हो जाता वही आगे बढ़ते। बट जब तक आईटी नहीं आई थी तब तक क्या हमारे गांव के एक बच्चे के बारे में हम सोच सकते थे उसको वही एजुकेशन अवेलेबल हो जो कि दिल्ली के एक बच्चे को या बॉम्बे के एक बच्चे को अवेलेबल हो रही है? पर आईटी आने के बाद ऐसा हो सकता है। तो वही चीज़ एआई भी कर रही है और बेहतर तरीके से कर सकती है। तो इसलिए जो चीज़ें हम लोग उस प्रकार से कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, जो आपके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, तो थोड़ा सा उसमें, क्योंकि आप, मुझे मालूम है अभिषेक जिस प्रकार से ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड 15 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ। ही इज़ वन ऑफिसर जो कभी आईटी के बाहर नहीं गए। 15 साल पहले जब मैं आईटी सेक्रेटरी होता था तब हम लोगों की दोस्ती हुई थी, तब से लेके आज तक हम लोग, इनका जो अनुभव है तो मुझे विश्वास है कि इस अनुभव का लाभ हम लोग मध्य प्रदेश में ज़रूर उठा पाएंगे। आगे आने वाली दुनिया जो है वो, जैसा मैंने पहले बोला, नॉलेज और इनोवेशन की दुनिया है। ये बात पहले भी रेखांकित हुई कि जो विदेशी मॉडल हैं, वेस्टर्न मॉडल्स हैं, वो हमारी समस्याओं को नहीं समझ सकते। यंग इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को मेरा यही कहना है कि हमें अपने समाज को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, तब हम अपनी समस्याएं पहचान पाएंगे। और जो हमारी समस्याएं होंगी उनका सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे वो दुनिया का कोई दूसरा आदमी नहीं निकाल सकता, वो हम ही निकालेंगे। और जो सॉल्यूशंस इंडिया में चलेंगे वो डेवलपिंग वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड में चलेंगे। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एआई मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, वो चरितार्थ हो सकता है। अपने उदाहरण में अभिषेक जी ने बताया था डिजिटल पब्लिक इंटरफेस की बात, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल यूपीआई का है। उस ज़माने में मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट था और जनधन और यूपीआई उसका पार्ट था, हम लोग कर रहे थे। तो मुझे ध्यान है कि एक G20 सब ग्रुप की सेमिनार में मैं गया हुआ था बासेल में,
वहाँ बातचीत में एक बहुत बड़ी चिंता ये थी, G20 लीडर्स का एक स्टेटमेंट था, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, कि कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस को कैसे 10% से कम करके 5% लाया जाए। वहाँ पे जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा हमने अपना इंडिया में जो मॉडल डेवलप किया है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो 3 सेंट से भी कम होने वाली है। तो उस समय लोगों ने समझा कि ये क्या, मतलब लिटरली डिसबिलीफ या ये आदमी हेलुसिनेट कर रहा है जो आजकल एआई के बारे में बोलते हैं, उस प्रकार का एक्सप्रेशन लोगों के फेस पर था। उसके कुछ साल बाद आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश का जो यूपीआई सॉल्यूशन है वो फ्रांस, सिंगापुर, दुबई ऐसी जगह भी अवेलेबल है। और सही बात यह है कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी फिर उसको देख के अपने दूसरे मॉडल्स बनाए। गूगल पे जो थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड वर्ल्ड में और पॉपुलर चल रहा है, गूगल पे की इंटरनल वो चीज़ देखेंगे तो वो भी पूरी की पूरी यूपीआई से प्रेरित है, क्योंकि उस समय जो हो रहा था दुनिया में, मैं पर्सनली उससे अवेयर हूँ, बता सकता हूँ। हमारा जो, जैसे संजय ने भी कहा कि हम पूरा का पूरा अपना जो स्टेट का एआई मिशन बनाने की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से भारत सरकार से अलाइन कर रहे हैं। हमारे डेटा सेट्स हम एआई कोष में पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में एक रिच इतिहास है गवर्नेंस में, तो हमारे पास जो डेटा है वो शायद उस क्वालिटी का डेटा बहुत कम राज्यों में होगा। एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमारे राज्य में है जो शायद अभी रिसेंटली हरियाणा ने भी शुरू की है, फैमिली आईडी, समग्र आईडी। इसकी वजह से हमें केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं मालूम होता, उसके पूरे परिवार के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो ये एआई का उपयोग करके इस प्रकार की पॉलिसीज़ को हम लोग आगे बना सकते हैं, जिसके लिए काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो हम लोग को निर्देश दिए उसके हिसाब से कि किस प्रकार से हम हर परिवार को फोकस करके उसको गरीबी के रेखा से ऊपर लाने पाएँ, परिवार सेंट्रिक हमारी पॉलिसीज़ किस प्रकार से बने, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो इन सब के साथ एक और इशू आता है कि अब सॉल्यूशंस बहुत पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं। जो उदाहरण आशीष ने या संजय ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग गवर्नेंस में कर रहे हैं, उसके अलावा मैं 2 उदाहरण और जोड़ूंगा, उनको किसी को रिपीट किए बिना। एक हमारा ई सेवा 1 नवंबर के दिन लॉन्च किया गया था, तो अब वो करीब 1700 सेवाओं में से 600 सेवाएं उस पर उपलब्ध हैं। हालांकि हमें काम करना है अभी उसको पॉपुलर करने के लिए, अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। ये जो 600 सेवाएं उपलब्ध हैं, और जब पूरी 1700 सेवाएं शायद मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो उसके बाद ये आपके लिए पर्सनलाइज सर्विस है। ये आपका मध्य प्रदेश सरकार आपके एक मोबाइल स्क्रीन पे या मध्य प्रदेश सरकार आपके एक कंप्यूटर के स्क्रीन पर है। आपको इस बारे में चिंता ही नहीं करनी कि किस डिपार्टमेंट से क्या होता है। आपको जो करना है उस हिसाब से वो आपके लिए आंसर देगा। जो एआई की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये पर्सनलाइज कर सकता है सॉल्यूशंस को, तो वही काम हम लोगों ने ई सेवा में करने की कोशिश की है। उसका एक लाभ ये होगा कि एक बार जब वो समग्र आईडी के थ्रू उस परिवार का सारा ब्यौरा हमारे पास है, तो जब वो आदमी किसी एक आवेदन करने में जा रहा है तो वो किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, सरकार के किस लाभ के लिए एलिजिबल है, कौन सी योजना में वो लाभ उठा सकते हैं, वो भी उसके लिए साथ में खुल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी गवर्नेंस में कदम होने वाला है। पर जैसे भी सर्विसेज पर्सनलाइज होती हैं तो उसके साथ वो सारे रिस्क भी आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के साथ एक बात और आती है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो किस प्रकार से इसको वेपनाइज कर सकते हैं। जो हम लोगों ने देखा होगा कई बार डिजिटल अरेस्ट की करें, या जो हमारी वेबसाइट्स को या लोगों को वो करके फिर रैंसम की बातें करते, रैंसमवेयर की बातें करते, तो इन सब के लिए ज़रूरी है वो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ मच बिगर सब्जेक्ट, जो कि ग्लोबल लेवल पे ही बात हो सकती है कि उसका गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस प्रकार से बढ़े। तो मुझे विश्वास है कि ये जो आज की जो रीजनल हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों के सबके डिफरेंट एकेडेमिशिया, इंडस्ट्री, इनोवेटर्स हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, आप लोगों से बातें जो सुनने को सीखने को मिलेंगी, उनको हम लोग लागू समझ के अपनी मिशन में, पॉलिसीज़ में किस प्रकार से लागू कर सके, और इनकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो किस प्रकार से देश के और ग्लोबल एजेंडा में शामिल हो सकें, इसमें ये कॉन्फ्रेंस बहुत मदद करेगी। एक बार मैं पुनः आप सबको दिन भर की इस कॉन्फ्रेंस के डेलिब्रेशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
Thank you so much, sir. देवियों और सज्जनों, अब हम कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उठाए गए कदम आप सभी को साझा करने का समय आ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नम्र निवेदन करूंगी कि वे मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 का लोकार्पण करें। स्पेस टेक नीति 2026। स्पेस टेक नीति 2026 के लागू होने से मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र के रूप में उभर सकेगा। इसके तहत राज्य सरकार अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, आधुनिक बुनियादी ढांचा और अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराएगी। इससे निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह नीति एक समग्र एवं भविष्य के लिए तैयार ढांचा प्रस्तुत करती है, जो लक्षित अवसंरचना, वित्तीय प्रोत्साहनों, अनुसंधान साझेदारियों और कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप्स, एमएसएमई तथा वैश्विक कंपनियों को सशक्त समर्थन प्रदान करती है। साथ ही यह अंतरिक्ष औद्योगिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को भी सक्षम बनाती है, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, शहरी नियोजन एवं डिजिटल शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का क्षण है कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं इंडस्ट्री लीडर्स के बीच कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज भी हस्ताक्षरित किए गए हैं। ये साझेदारियां प्रदेश में नवाचार, तकनीक और समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। अब मैं इंडस्ट्री लीडर्स से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर पधारें ताकि एमओयूज की औपचारिक प्रक्रिया संपन्न की जा सके। May I request Shri Mudit Thakkar from Youngovator to please join us on the stage. Youngovator is a collaboration to establish innovation and robotics ecosystems in educational institutions through hands-on STEM and robotics programs, including development of technology-driven solutions for public service use cases. May I request Shri Abhishek Jain from CEEW to please join us on the stage. CEEW is a partnership for knowledge sharing, research and development of AI-enabled tools and decision support systems in areas related to climate change, sustainability and public policy. Now let's welcome Shri Rajat Arora from Google to join us. It's a strategic, non-financial collaboration between Google and MPSEDC to support AI adoption, cloud advisory, pilot AI, ML use cases, and capacity building across government departments. Let's welcome Shri Ankit Bose from NASSCOM to join us on the stage. It's a collaboration to establish and operationalize an AI Center of Excellence to promote AI adoption, skilling, startup engagement, and innovation in the state. Now please help me welcome Shri Siddharth Chaturvedi from ISECT to the stage. A partnership to promote AI awareness and digital literacy through the Kaushal Rath Mobile Outreach Initiative, particularly in rural and underserved regions. May I request Shri Abhishek Nag from Bhashini to please step up. It's a collaboration
to enable multilingual governance by integrating Bhashini language technologies, transition APIs, and language tools across state government platforms. And now, ladies and gentlemen, on the path of strategic partnerships, it is my privilege to announce the signing of one more MOU between the Government of Madhya Pradesh and India AI. May I request Srimati Shikha Dahiya, Joint Director, Ministry of Electronics and IT, and Mr. Basant Kurre, IAS, to please join us on the stage. Thank you, gentlemen. Thank you, ma'am. To democratize access to high-quality AI education, India AI is setting up 570 data and AI labs in Tier 2 and Tier 3 cities across the country. These labs, including those hosted at NILET centers and in government ITIs and polytechnic institutes, will provide hands-on exposures to tools, data sets, and problem-solving environments. They act as local hubs for innovation, experimentation, and collaborative learning. In collaboration with Department of Technical Education, Skill Development and Employment, Government of Madhya Pradesh India AI Mission will be supporting the establishment of 30 data and AI labs across Madhya Pradesh. और अब देवी और सज्जनों, कार्यक्रम में जन सहभागिता का उदाहरण आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाल ही में 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। दोनों ही प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब समय आ गया है विजेताओं को सम्मानित करने का। देवी और सज्जनों, पहली प्रतियोगिता थी MP इनोटेक, जिसमें 135 प्रतिभागी थे, जिनमें से टॉप 3 को आज यहां चुना गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे विजेताओं को पुरस्कृत करें। Ladies and gentlemen, we are announcing the second runner-up, V-Fuse Metal for Manufacturing Private Limited, and he is winning 1 lakh rupees plus trophy for this competition. After that, I would like to request the first runner-up, InQuantic Technologies Private Limited, winning 2 lakh rupees plus trophy for this wonderful innovation. And now, ladies and gentlemen, the winner, Novos Edge Private Limited, winner of 3 lakh rupees plus trophy, Mr. Shashwat Raj. और चलिए अब अगली प्रतियोगिता की ओर चलते हैं। उज्जैन सिम्हस 2028 के सुसंचालन के लिए एआई से संबंधित समाधान ढूंढने के लिए उज्जैन महाकुंभ हैकाथॉन का आयोजन किया गया और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमारे पास जो विनर्स हैं उनका नाम है थर्ड रनर अप क्राफ्ट AI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर प्रतीक शारदा, second runner up Dr. Vishesh Kasliwal from Mediseva Technologies Private Limited, and winner है Mr. Ashutosh Rai from Sanchar Warriors. Congratulations to all the winners. और अब हम उस क्षण की ओर अग्रसर हैं जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को थी। देवियों और सज्जनों, जहां नेतृत्व दूरदर्शी और संकल्प दृढ़ हो, वहां तकनीक स्वयं दिशाएं गढ़ती है। यह हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके सशक्त, कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर विकास, नवाचार और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आइए करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें। अभिनंदन। मध्य प्रदेश रीजनल एवं इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के इस मंच पर विराजमान ACS अनुराग जैन जी, अभिषेक जी, संजय दुबे जी, अमिताभ जी, भरत सोंधी जी, सुनील कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, रजत जी, अरोड़ा जी, अंशुमन राज जी, तिरुपति बालाजी,
जब जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन में लंबी लंबी लाइन लगती है और लंबी लाइनों में समय पास करने के लिए एक अच्छा नारा लगाते हैं, गोविंदा गोविंदा, खूब आनंद से बोलते हैं। उस गोविंदा गोविंदा के आयोजन में जैसे वो नारा लगाते हैं तो एक ऐसे नव दंपत्ति भी लाइन में लगे थे, वो सब गोविंदा गोविंदा के आनंद में डूबे हुए, लेकिन एक नव दंपत्ति में पति तो गोविंदा बोल रहा लेकिन पत्नी पता नहीं क्या बोल रही है। तो लोगों का ध्यान गया, ये क्या नया नारा आ गया, यहाँ तो गोविंदा की आदत है। तो ध्यान से सुना आसपास वालों ने, उन्होंने कहा आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है। अब लोगों का समझ में नहीं आया कि ये क्या नारा हो गया। तो पास वाले ने पूछा कि ये आपकी पत्नी क्या बोल रही है, तो उन्होंने कहा ये सही बोल रही है। तो उन्होंने कहा सही क्यों बोल रही है, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जिस जगह से आते हैं वहाँ हमारी एक परंपरा है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं बोलती है, तो मेरा नाम गोविंदा है, तो ये बोल रही आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है, ये आगे वाला बोले वही सही है। इतने अच्छे अच्छे भाषण हो गए तो मुझे लग रहा कि वो मेरे पे फिट बैठ रहा, आगे वाला बोले वही सही है। इससे अच्छा भाषण क्या हो सकता। सारी बातों का निचोड़ आ गया, मैं भी वही बोलूंगा जो पहले बोल गए। लेकिन हमारे लिए आज के इस दौर में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने प्रकार से सोच भी रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है, और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोनों अद्वितीय महापुरुष, एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, दोनों के अपने बुद्धि, उनकी बुद्धि की भी हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अभी हम बुद्धि विवेक इसका भी अंतर करने जाएंगे तो एआई और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियाँ जाने कहाँ के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में, मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि। अभी मंत्र यंत्र तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। हमको वो भी आनंद आता है। दुनिया उसको कहां से कहां ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पर चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता, वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है, हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूँगा
तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने आज के इस अवसर पर। जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूँगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं श्री अंशुमन राज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एमपीएससी डीसी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी, मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुराग जैन सर, अपर सचिव माईटी एवं सीईओ इंडिया एआई श्री अभिषेक सिंह सर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एसीएस श्री अजय दुबे सर, सभी इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें